हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी जो हिंदी है सब्जेक्ट नाम से जो सब्जेक्ट है उसकी यूनिट नंबर 4 को हम कवर करेंगे। हमने जो लास्ट 3 यूनिट्स को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है, तो जिसने वीडियो नहीं देखी है जाकर वीडियो देख लीजिएगा। सारी जो वीडियोस है मैंने चैप्टर्स को समझाया, आपको यूनिट वाइज सारे चैप्टर्स को लिया है। ठीक है, तो सारी आप वीडियोस देख लीजिएगा। जिसने वीडियो नहीं देखी जाकर सबसे पहले स्टार्टिंग की वीडियोस देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियोस को कंटिन्यू कीजिएगा। तो सीरियल वाइज चैप्टर चल रहे हैं, आप कंटिन्यू देखोगे तभी आपको चैप्टर है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, और कोई फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल पे विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिसने ज्वाइन नहीं किया है वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और आपकी क्वेरीज के लिए, आपकी कोई भी अदर क्वेरीज होती है, क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करके आप लोग वहां पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 है आधुनिक हिंदी कविता के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें चैप्टर 1, 2 एंड 3 इन तीनों ही चैप्टर्स को हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो ये माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये कविता है बेटी की विदा, और सेकंड हमारा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कविता है हिमाद्री तुंग श्रृंग से, और नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता है बादल को घिरते देखा। इन तीनों को ही हम अपनी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है माखन लाल चतुर्वेदी। जो कवि का नाम है, इनकी कविता है बेटी की विदा के बारे में आज इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले यह है कि माखन लाल चतुर्वेदी जो एक आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं, और उनकी जो कविता है वो बेटी की विदा के ऊपर, मतलब भारतीय जो समाज की भावनात्मक परंपरा है उसका प्रतीक बताती है ये कविता उनके, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है बेटी की विदा। विवाह, अब विवाह जैसे विवाह है, वो विवाह जैसे पावन अवसर पर जब बेटी के जो विदाई है उसके क्षणों में जब बेटी, माता पिता और परिवार की सभी की जो भावना है वो कोमल चित्रण है, वो उस टाइम में दिखाई जाता है। विदाई के टाइम में जब एक लड़की की शादी होती है, उसकी विदाई के टाइम में जो भी उसकी बेटी है, माता पिता है, उनके परिवार, उन सभी का एक भावनात्मक चित्रण दिखाई देता है। तो वही उसी के बारे में इसके अंदर लेखक ने बताया। कवि माखन लाल चतुर्वेदी जी का परिचय है कि ये हिंदी साहित्य में इन्होंने एकता, मानवता, भावुकता के कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने जो राष्ट्रीय चेतना है उसका कवि भी कहा जाता है। ये छायावादी युग के प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी जी का जीवन वृत्त यह है कि इनका जो जन्म हुआ था वो 4 अप्रैल 1889 में बॉम्बे, मतलब बाबई मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। और इनकी जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में ही की थी, और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, और पत्रकारिता में भी, मतलब इन्होंने पत्रकारिता भी की थी। संपादन जैसे कर्मवीर, प्रताप जैसे पत्रों का इन्होंने संपादन किया था। इनका जो निधन है वो 30 जनवरी 1968 में हुआ था। माखन लाल चतुर्वेदी का व्यक्तित्व कैसा था? तो ये देशभक्त थे, भावुक थे, और मानवीय संवेदनाओं से ये भरे हुए थे। ये सरल सहज सत्यप्रिय स्वभाव के इनका स्वभाव था, और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भागीदारी भी निभाई थी। कवि के साथ साथ इनका उत्कृष्ट पत्रकार और समाज सेवक में भी अधिक रुचि थी। माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं क्या थी? तो जिनकी जो रचनाएं काव्य संग्रह की हम बात करें तो हिमतरंगी इनकी रचना थी, हिमकर्ण, सप्तक, समर्पण, मातृकल्प। और उनकी जो गद्य रचनाएं थी वो थी स्मृति शेष, एक भारतीय आत्मा। कविता जो है वो पुष्प की अभिलाषा विशेष रूप से इनकी प्रसिद्ध है। माखन लाल चतुर्वेदी की काव्य कला के बारे में बात करेंगे तो ये सरल और प्रभावपूर्ण भाषा है, जिसके अंदर प्रगति चित्रण भी देखने के लिए मिलता है, और मानवीय संवेदनाओं का भी अद्भुत मेल इनके कविताओं के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इनकी उसमें राष्ट्रीयता और करुणा का भाव भी उजागर होता है, और छायावादी में ये छायावादी की कोमलता और भावुकता को भी उजागर करते हैं, मतलब उसको भी दिखाते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी जी की विचारधारा के बारे में बात की जाए तो इनकी जो विचारधारा ये है कि ये मानवता, देशभक्ति और संवेदनशीलता इनकी विचारधाराओं के केंद्र माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर और सामाजिक मूल्यों का ये सम्मान भी करते हैं। स्त्री, किसान, श्रमिक और कमजोर वर्ग के प्रति ये सहानुभूति भी दिखाते हैं।
बेटी की विदा कविता के बारे में हम बात करेंगे तो इस जो कविता में कवि ने बेटी की विदाई के समय घर परिवार की जो भावना है उसका चित्रण करके बताया है कि जो माता पिता का मन उस टाइम दुखी हो जाता है और जो जिम्मेदारी है वो दोनों से ही भरा हुआ होता है। बेटी के जीवन में आने वाले तो हमारे जो जब बेटी की शादी होती है उनकी विदाई करते हैं तो वो यही सोचते हैं, यही बात करते हैं कि बेटी के जीवन में जो आने वाले जो नए प्रवेश हैं उसके प्रति वो चिंता और जो चिंता होती है उन्हें और अपना आशीर्वाद भी देते हैं कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, अपने जीवन में खुश रहे। तो ये जो कविता है ये केवल परिवार की संवेदना नहीं है बल्कि ये हमारे भारतीय समाज की परंपरा है कि हर किसी लड़की की कभी ना कभी शादी होती है, कोई एट द एंड जाकर उनकी होती है और ये एक परिवार के लिए एक संवेदना मतलब परिवार के लिए एक मार्मिक दृश्य भी होता है। इसकी व्याख्या भाग के बारे में बताया है कि कविता में जो बेटी की विदाई है उसके क्षणों का मार्मिक चित्रण के बारे में बताया गया है कि घर का जो वातावरण है वो भावुक हो जाता है और करुणामय भी हो जाता है। पिता और माता का जो हृदय है वो बेटी के लिए प्रेम, आशीर्वाद और व्याकुलता से भरा हुआ होता है। उन्हें चिंता रहती है उनकी बेटी वहां कैसे रहेगी, कैसे एडजस्ट करेगी, ये सारी जो चिंता है वो उनको होती है। बेटी को विदा करते समय जो घर का हर एक कोना है उसकी यादों से जुड़ा होता है, उनके हर एक कोने में उन्हें अपनी बेटी की याद भी आती है। ये जो केवल ये व्यक्तित्व घटना नहीं है बल्कि ये हर भारतीय परिवार की साझा की एक अनुभूति है, ये हर भारतीय परिवार की यही कहानी है। तो निष्कर्ष ये है कि जो बेटी की विदा कविता है ये एक भावनात्मक संवेदनाओं का उत्कर्ष एक उदाहरण के रूप से प्रस्तुत है। माखनलाल चतुर्वेदी ने इसको सरल भाषा में गहरी भावनाओं, गहरी जो संवेदना है उन सबको व्यक्त करके बताया है। ये जो कविता है भारतीय समाज की परंपरा, मानवीय रिश्ते और परिवार की जो भावना है उसको सजीव बनाती है। कविता का जो मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण है वो इस रचना को कालजयी बनाता है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर इसका सेकंड है, हिमाद्री जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। ठीक है, तो इसको अभी स्टार्ट करेंगे। इसके सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसके अंदर बताया गया है छायावादी जो कवि हैं उसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका स्थान सबसे ऊपर आता है, सर्वोच्च स्थान है उनका। उनकी जो कविताएं हैं वो हिमाद्री तरंग भ्रंग से जो भारतीय युवकों को त्याग के बारे में, पराक्रम और देश प्रेम का एक संदेश भी देती है ये कविता। और ये जो कविता ये केवल भावुकता नहीं है बल्कि राष्ट्रीय चेतना का एक घोष भी है, राष्ट्रीय प्रेम के बारे में एक चित्रण प्रस्तुत करके हमें दिखाते हैं। तो कवि जयशंकर प्रसाद का परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 में वाराणसी के अंदर। पिता जो इनके थे बाबू देवकी प्रसाद जो एक व्यापारी परिवार से ये बिलोंग करते थे। शिक्षा इनकी संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का इन्होंने अध्ययन किया था। प्रारंभ से इन्होंने साहित्य और कविता में ही रुचि दिखाई थी। अपनी इनका निबंध 15 नवंबर 1937 में वाराणसी के अंदर हुआ था। 15 नवंबर 1937 में वाराणसी के अंदर इनका निबंध हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे तो इनका व्यक्तित्व गंभीर, विद्वान और संवेदनशील। इनका व्यक्तित्व, इनका बिहेवियर गंभीर, विद्वान और संवेदनशील था। इतिहास में, दर्शन और साहित्य के इनको अच्छा खासा इनको ज्ञान हुआ था। उच्च आदर्श थे और राष्ट्रीय चेतना से ये युक्त भी थे। इनका सहज, कोमल और सुसंस्कृत स्वभाव भी हुआ करता था। जयशंकर प्रसाद की जो काव्य कला उसके बारे में बात करते हैं तो ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक प्रसाद, पंथ, निराला, महादेवी, ये 4 स्तंभ है इनके छायावाद के। और इनकी जो काव्य कला है उसकी विशेषता है कि इनका प्रगति और कोमल का चित्रण उनके काव्यों के अंदर दिखाया जाता है। गहन दार्शनिकता की बात की गई है, राष्ट्रीयता और आदर्शवादों के बारे में भी बताया गया है। भाषा के अंदर संस्कृत में शुद्धता और मधुरमय भी मौजूद है और छंद और अलंकारों का सटीक प्रयोग किया गया इनके कविताओं के अंदर। जयशंकर प्रसाद की विचारधारा ये है कि उनकी कविताओं में मानवता, आदर्शवाद और राष्ट्रीयता का गहरा स्वर भी दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति और गौरव के प्रति गहरी निष्ठा भी है उनके काव्यों के अंदर और त्याग, सेवा, वीरता इन सभी के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भी मानते हैं वो। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का क्या योगदान है तो उनके काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी ये सभी उनकी विधाओं इन्होंने सभी विधाओं में अपना योगदान दिया था। और इनके जो प्रमुख नाटक है वो चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और उपन्यास के अंदर कंकाल तितली के उपन्यास थे। कहानी संग्रह के अंदर इंद्रजाल छाया इनके कहानी संग्रह, कविता संग्रह में
कामयानी महाकाव्य, आंसू, झरना, लहर, ये सारे इनके कविता संग्रह, और वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार भी हुआ थे। हिमाद्री तंग भंग कविता के प्रतिपाद्य, तो इस कविता के अंदर ये बताया गया है कि इसमें कवि ने भारत माता के आवाहन के लिए इसके प्रस्तुत किया है। इन्होंने बताया कि जो हिमालय वो भारत की शक्ति और गौरव का प्रतीक माना जाता है, जिसके अंदर कविता में युवकों को देशभक्ति, त्याग, वीरता, स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उन लोगों को प्रेरित किया है। ये जो कविता है ये राष्ट्रवाद, मानवता की उच्च भावना को भी प्रकट करती है। व्याख्या वाक्य के अंदर बताया है कि कविता की जो शुरुआत वो हिमालय के उच्च शिखरों से होती है और ये भारत की अडिग शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जिसके अंदर कवि भारत के वीर पुत्रों को संबोधित करके बताते हैं कि उठो और देश की रक्षा करो। त्याग और बलिदान से ही राष्ट्र का उत्थान संभव है। तो ये जो कविता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में लिखी गई है, जिसमें जोश और राष्ट्रीय प्रेम की लहर उजागर है। कवि ने युवाओं से कहा है कि वो अपने जीवन को राष्ट्रीय हित में समर्पित, अपने जीवन को राष्ट्रीय प्रेम के लिए समर्पित कर दे। निष्कर्ष ये है कि जयशंकर प्रसाद की जो हिमाद्री तरंग भ्रंग से जो कविता है वो राष्ट्रीय प्रेम और आदर्शवाद की घोषणा पत्र के ऊपर ही बनाई गई है, जिसके अंदर आप देशभक्ति के बारे में समझेंगे, त्याग और पराक्रम के उत्कर्ष जो संदेश है वो आपको इस कविता के माध्यम से मिलेंगे। ये जो कविता है वो केवल एक साहित्यिक रचना नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय प्रेम जागरण का एक गीत भी है। इसमें जो प्रसाद जी है उनका व्यक्तित्व और उनकी काव्य जो प्रतिभा है इस कविता में पूर्ण रूप से इसमें प्रकट होती है। तो मेनली जो ये जो वाला चैप्टर है, जो आपकी कविता है ये मोस्टली जो है देशभक्ति, राष्ट्रीय प्रेम के ऊपर ही है कि हमें अपनी सबसे पहले जाके हमारा कर्तव्य है वो हमारी राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा करना है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड, हमारा यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर है ये, जिसका नाम है नागार्जुन बादल को घिरते हुए देखा है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में बताया गया है, उसके अंदर बताया नागार्जुन जो है वो आधुनिक हिंदी कविता के एक ऐसी कवि हैं जिनको जन कवि भी कहा जाता है। इनकी कविताओं को बादल को घिरते देखा है, इसमें प्रगति का एक सजीव और संवेदनशील चित्रण भी इसके अंदर प्रस्तुत है। इसमें इस कविता के अंदर कवि ने बादलों के बदलते रूपों के माध्यम से जीवन की अनुभूतियों और भावनाओं को भी व्यक्त किया है। कवि नागार्जुन का जीवन परिचय देख लेते। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 30 जून 1911 में मधुबनी बिहार के अंदर। वास्तविक जो इनका नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है। इनका उपनाम हो गया था नागार्जुन और यात्री। शिक्षा इन्होंने संस्कृत, पाली, संस्कृत निष्ठ ग्रंथ और बौद्ध दर्शन का इन्होंने गहन अध्ययन किया था। साथ में इनके जो साहित्यिक योगदान है वो ये है कि कविता, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, ये सारी चीजें विधाओं में इन्होंने अपने लेखन लिखे थे। और उपन्यास जैसे बल्चनमा, आदित्यनाथ की चाची, नव का बाबू, तो ये सारे इनके उपन्यास थे। इनका निबंध हुआ था 5 नवंबर 1998 में। नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं के अंदर इनको जन कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो कविता है वो आम जनता के जीवन और संघर्षों से जुड़ी ही होती है, इसलिए इनको जन कवि कहा जाता है। और भाषा की सहजता के अंदर जो बोलचाल की जो भाषा है उसका यूज हुआ है और जो सीधे हृदय को छू जाती है। प्रकृति चित्रण के अंदर प्रकृति के दृश्य, वातावरण का गहन और जीवन के जो सारे चित्रण है वो इनके अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, यथार्थवाद मतलब जीवन की सच्चाइयों के बारे में और संघर्षों को कविता में उन्होंने उतारा है अपनी कविताओं के अंदर। भाव विभक्ति की विविधता के बारे में इन्होंने बताया है कि कहीं करुणा है, कहीं हास्य है, तो कहीं पर व्यंग दिखाया गया है। तो ये भाव विभक्ति की विविधता अलग अलग रूप से दिखाई देती है। व्याख्या भाग के अंदर बताया इन्होंने कि इस कविता में कवि ने मानसून के बादलों का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया है, जिसमें इन्होंने बताया कि कभी जो बादल है वो पर्वत शिखरों पर छा जाते हैं तो कभी वो आकाश में गरजने लग जाते हैं। तो कभी बादलों को देखकर वो प्रकृति और सौंदर्य का रोमांच अनुभव करते हैं, तो कभी बादलों के जो बदलते स्वरूप है वो जीवन की गतिशीलता और परिवर्तनशीलता का प्रतीक दिखाई देते हैं। तो बादलों को देखकर कवि के मन में एक आशा आती है, एक आशा, उत्साह और जीवन की एक उमंग जग जाती है। निष्कर्ष में यही है कि नागार्जुन जी को बादल को घिरते देखकर वो कवि प्रकृति का एक सजीव चित्रण देखकर बताते हैं, जिसके अंदर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जीवन की भावनात्मक अनुभूति भी दिखाई जाती है। जिसमें एक कविता है वो उनके जन कवि स्वरूप को भी दिखाती है, इसमें वो सरल और भाषा में गहरी जो बातें हैं वो व्यक्त कर जाते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। नागार्जुन जी हिंदी साहित्य में एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविताएं आज भी जनता की भावनाओं को एक स्वर देती है।
ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। इसका पूरा जो सिलेबस है वो हमें कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। जिसने ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आने वाली वीडियोस की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर